और हमारे उत्तर प्रदेश के जाबाज 122 एनसीसी कैडेट्स जो कि इस साल के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए इसमें मौजूद हैं। आज दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे देश में बीएचयू, जिसको आप जानते हैं, बीएचयू का उन्होंने स्थापना किया 1916 में, और आज वो शिक्षा की एक बहुत बड़ी धरती है। उसके साथ ही साथ आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के महान राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया। उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए सेवा की, जिस प्रकार से देश में एक नई किस्म की उमंग और नई किस्म की ऊर्जा उन्होंने लाई, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहे। मैं आज 25 दिसंबर को इन दोनों देश के महान विभूतियों को अपने तरफ से, आप सबके तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे बच्चों, ये आप सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आपको उत्तर प्रदेश के कुल 2,15,000 कैडेट्स के बीच में, जिसमें करीब 75,000 बच्चियां हैं, उनमें से सेलेक्ट करके कुल 74 बच्चे और 48 बच्चियों को सेलेक्ट किया गया है रिपब्लिक डे परेड के लिए। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रहा हूं, स्कूल में और उसके बाद कॉलेज यानी आईआईटी कानपुर में भी। मुझे अच्छे से मालूम है कि रिपब्लिक डे परेड में चयन होना ही कितना बड़ा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए। और उससे बड़ी चीज होती है कि जब आप वहां पे जाते हैं और एक विहंगम भारत का स्वरूप आप देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स हैं, आप देश के तमाम सारे डायरेक्टरेट से, देश के तमाम सारे राज्यों से, जो हमारे राजधानी प्रदेश है वहां से बच्चे बच्चियां भी एनसीसी परेड में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उन सबके साथ आपका मेल मिलाप होगा, उन सबके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, उन सबके साथ आप एक अच्छी मैत्री स्थापित करेंगे, जो देश की एक विविधता में एकता, जो हमारे देश की एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी आपको याद दिलाए, उसको आपको देश के कोने कोने से जुड़ेगी, उसमें आपको दूसरों से सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप केवल परेड करने तो जरूर गए हुए हैं, और आपका परेड में कितने सालों तक भारत सरकार में सचिव के रूप में, अपर सचिव के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में, निदेशक के रूप में, कितने बार जो पहले राजपथ कहलाता था और आज वो कर्तव्य पथ कहलाता है, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए मैंने देखा है एनसीसी कैडेट्स की परेड को, किस प्रकार से आप कदम ताल करते हुए एक पांव से दूसरा पांव, एक हाथ से दूसरा हाथ मिलाते हुए कैसे आप चलते हैं, उसकी बड़ी सराहना की है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो एक मौका मिला है पूरे देश भर के कैडेट्स के साथ मेल मिलाप करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनसे कुछ आगे बढ़, उनसे सीख करके आगे कुछ करने का, वो क्या कर रहे हैं, आप उस मौका को बिल्कुल मत खोइएगा। क्योंकि कई बार लोग जाते हैं और जाकर के अपना काम करके लौट आते हैं, लेकिन काम में ये भी काम होते हैं। एनसीसी में जो हमें एक सीख मिलती है अनुशासन और एकता की, एनसीसी में हमें सीख मिलती है लीडरशिप की,
एक नेतृत्व प्रदर्शन की। एनसीसी में हमें देश प्रेम की, देशभक्ति की एक भावना जागृत होती है। एनसीसी में हमें एक एडवेंचर, विषम परिस्थितियों में कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके लिए एक अनुभव मिलता है। जब मैं स्कूल में एनसीसी कैडेट हुआ करता था विकास विद्यालय रांची में, तो आप सोचिए रांची से लेकर के हम अलहलाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा वैली तक गए थे एनसीसी कैंप के लिए। एनसीसी के तमाम सारे एक्सपीडिशंस में, साइकिल एक्सपीडिशन में, दौड़ में, पहाड़ों पे चलने के लिए एक्सपीडिशंस में, ऐसे तमाम सारे उसमें मैंने भाग लिया। एक एडवांस लीडरशिप कोर्स हुआ था रांची पे नामकुम में, वहां भी तमाम सारे देश भर के जो लोग आए थे, कुछ चयनित लोग आए थे, उनके साथ कुछ 3 हफ्ते तक बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बाद में जब मैं आईआईटी कानपुर में एनसीसी कैडेट था, उस मौके पर मुझे तमाम सारे कैंप, जैसे लैंसडाउन में कैंप था, साइकिल हमने रेस की कानपुर से लेकर के खजुराहो तक, कानपुर से लेकर लखनऊ तक दौड़, इसमें मैंने भाग लिया। ऐसे बहुत सारे मौके पहाड़ों पर, चाहे कुमायूं हिल्स हो या हिमाचल प्रदेश के हिल्स हो, उसमें कई जगह मुझे ट्रैकिंग करने का मौका मिला। और हर बार जब भी हम किसी भी कार्य के लिए जाते थे, कुछ नई नई चीजें, नए नए संस्कार सीख करके आते थे। कैसे हम सब मिल करके एकजुट होकर के, कैसे हम किसी भी काम को, जो मुश्किल दिखता हुआ काम, उसको भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हम विषम परिस्थितियों में रह करके, इतनी ठंड में, जो मैंने कहा वहां पे कुल्लू कांगड़ा की वैली में टेंट में रह करके, और हम लोग कितने आनंद से वहां पे सारा का सारा एनसीसी की एक्टिविटीज भी करते थे। बहुत सारे आपस में गाना, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज, कुछ सोशल एक्टिविटीज, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बहुत सारा चीज किया करते थे। समाज के प्रति हमारे मन में बहुत किस्म की भावना बनती है एक सामाजिक कार्य करके। मैं देख रहा था हमारे उत्तर प्रदेश में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मौके उन्हें मिल रहे हैं, और ये मौके आपको आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में चाहे आप जो कुछ भी बने, आप प्रशासन में जाएं, पुलिस में जाएं, मिलिट्री में जाएं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, एक लेखक बने, एक प्रोफेसर बने, एक वैज्ञानिक बने, एक अच्छे व्यवसायी बने, एक अच्छे निर्माता बने, जो कुछ भी बनते हैं लाइफ में, जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि आज के समय में देश में इतने सारे रास्ते खुल गए, जो शायद जब मैं पढ़ता था उसमें इतने सारे रास्ते नहीं खुले हुए थे। आप जहां कहीं भी जाएं, आपको लगेगा कि आपका एनसीसी आपके साथ चलता है। आपके अंदर जो अनुशासन की भावना, आपके अंदर जो एकता की भावना, आपकी एकजुटता की भावना, आपके अंदर जो हमारी नेशनलिज्म की भावना, ये सारी आपके साथ चलती होगी, और आप दूसरों से एक अलग होंगे। और ये तो हमारा अमृत काल है। आपने सुना होगा, लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि अमृत काल की ये प्रथम बेला है। और उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल, यानी 15 अगस्त 2047, जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे, तो हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र होगा। हमारा राष्ट्र उन तमाम सारे देशों की श्रेणी में खड़ा होगा जिन्हें विकसित कहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है। ऐसे तमाम सारे देशों की श्रेणियों में, इस श्रेणी में हमारा देश खड़ा होगा। लेकिन खड़ा कैसे होगा? इसको करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पंच प्रण, मैं समझता हूं आप सबको याद भी होगा, तो याद होना भी चाहिए, और न याद हो तो जरूर याद कर लीजिए कि हमारे ये पंच प्रण क्या है। उन्होंने कहा कि इन पंच प्रण के माध्यम से हम इस लक्ष्य को हासिल करें। उसका पहला प्रण है हमारे देश को विकसित बनाना।
और विकसित बनाने के लिए सब कोई को अपना अपना सहयोग करना। किसान अपने तरह से सहयोग करेंगे, मजदूर अपने से सहयोग करेंगे, निर्माता जो अपने तरीके से सहयोग करेंगे, व्यवसायी अलग सहयोग करेंगे, पढ़ने वाले लोग, प्रोफेसर, हर तरह से हर कोई अपने देश को विकसित करने में जब जुड़ जाएगा तो देश हमारा पूरा विकसित हो जाएगा। दूसरा प्रण है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। ऐसे आज भी हमें तमाम सारी ऐसी जो एक मकाले की सोच शायद उस समय के लिए बहुत जरूरी थी कि जब ब्रिटिश हुकूमत आने वाली थी, लेकिन आज उस सोच से पूरी तरह से हमें मुक्ति की आवश्यकता है। आज हमें देश की गरिमा, देश के उस व्यक्तित्व को जब आजकल के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर कर के आया है, आज विश्व पटल पर देश जिस प्रकार से एक बड़ा एक अपना स्थान छोड़ा है, चाहे वो कोविड की वैश्विक महामारी रही हो, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे उपयोग करें, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से बढ़ी हो, चाहे हमारे जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ हो, हर जगह जिस प्रकार से देश का तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वह मंगल ग्रह तक पहुंचने की बात हो, चंद्रयान की बात हो, समुद्र के अंदर खोज की बात हो, हर जगह हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश ने अपना स्थान बनाया है, इसलिए हमें उस गुलामी की मानसिकता से, उन छोटी छोटी बातों से लगता है कि हम छोटे हैं, हम जब तक दूसरे हमें स्टैम्प नहीं कर दे, दूसरे हमें बोल न दें कि हम अच्छे हैं, तब तक हम अच्छे नहीं हैं। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना है। हमें अपने देश की विरासत, तीसरा जो है प्रण है, हमें अपने देश की उस समृद्ध विरासत, हमारी इतनी वैदिक संस्कृति, इतना सारा हमारा ज्ञान तंत्र है जो हमारा वैदिक ज्ञान है, आज हमारे देश की इतनी सारी सांस्कृतिक धरोहर है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप अयोध्या के बारे में आपको मालूम है किस प्रकार से तेजी से अयोध्या का विकास हो रहा है, कैसे एक आर्थिक विकास का बहुत बड़ा साधन बन रहा है अयोध्या। अभी बहुत जल्दी रामलला जी 22 जनवरी को वहां स्थापित होंगे, उसके पहले इतना सारा कुछ विकास हो रहा है। अभी 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूरे देश से वहां पे लोग हवाई जहाज के माध्यम से उतर सकेंगे। वहां का रेलवे स्टेशन का भी माननीय प्रधानमंत्री जी उसके एक नए रूप का उद्घाटन करेंगे, जहां पे 2 नई ट्रेनें भी चलेंगी, जहां से पूरे देश भर के लोग पहुंचेंगे। और अगले 1 साल के भीतर वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जहां दुनिया भर के लोग उतर सकेंगे। तो ये हमारी जो संस्कृति है, आपने काशी विश्वनाथ, आप तो कुछ बनारस के रहने वाले होंगे, नहीं होंगे तो बनारस गए होंगे, आपने देखा होगा क्या विराट स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का बन चुका है। कैसे देखते देखते 10 करोड़ लोग वहां आ रहे, इतनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी वहां पे लोगों के मन की उत्सुकता है। अगले साल 2025 में जनवरी फरवरी 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में। हम आशा करते हैं, पिछले जो अर्ध कुंभ हुआ था करीब 20 करोड़ लोग आए थे देश दुनिया के, हम आशा करते हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज कार्य चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की विरासत है, ये हमारे देश का एक समृद्ध संस्कृति है, जिसके प्रति आज देश दुनिया सबके मन में उत्सुकता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो है अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करना, अपनी भाषा के प्रति गर्व करना। चौथा है कि हम कैसे एक इंक्लूसिव भारत, एकजुट होकर के, एकता, अखंडता, हम सब लोग मिलकर के कैसे देश को विकसित करेंगे। तो हम सबके मन में एकता की भावना, हर कोई समाज के हर कोई वर्ग को साथ लेकर के चलना, सबको सक्षम बना के चलना, ये हमारा चौथा प्रण है, जिससे कोई नहीं छूटे विकास की धुरी से और सब कोई लेके चले। और 5वां अंतिम है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। हर कोई अपना, हम तो मानते हैं कि हमको क्या चाहिए, हम बच्चे हैं, हमें क्या चाहिए, हम एनसीसी कैडेट हैं, हमें क्या चाहिए, हम एक अधिकारी हैं, हमें क्या चाहिए, हम सैनिक हैं, हमें क्या चाहिए, लेकिन हम क्या देश को दे रहे हैं। राष्ट्र प्रथम, देश पहला हो, ये भावना से हम लोग अगर लेकर के चलेंगे, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना चलेंगे, तो ये 5वां प्रण है। और यही 5 प्रण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे,
इन प्रण के माध्यम से हम देश को अगले 25 साल यानी 2047 के अगस्त के पहले पहले देश को एक विकसित राष्ट्र बना देंगे। और आप देख रहे होंगे जिस तेजी से पिछले 10 साल में विकास हुआ देश का, ये आपको एक सपना नहीं बल्कि एक साकार होता हुआ, धरातल पर साकार हुआ थी नजर आ रहा है। और ये कौन करेगा? ये आप करोगे। आप एनसीसी कैडेट हो, आप इस उम्र में हो, एक युवा हो। युवाओं से अभी आपने हाल में देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि आपने ऑलरेडी उसका पार्ट भी हो चुके होंगे, माई भारत, मेरा युवा भारत, एक कार्यक्रम लॉन्च किया। अगर आप नहीं हुए हैं तो मैं हर एनसीसी कैडेट्स कहूंगा कि आप भी उसका पार्ट बनिए। माई भारत, मेरा युवा भारत, कैसे हम एक युवा के रूप में अपने देश के इस विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग बने। और ये सारी की सारी बातें आपको एनसीसी में सीखने को मिलती है। आज जब आप रिपब्लिक डे परेड पे, जब आप वहां पे परेड कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि आपको केवल देश ही नहीं, वहां पे कुछ जो लोग कर्तव्य पथ पर जो बैठे होंगे वही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग देख रहे होंगे। ये भारत के बारे में उत्सुकता है। वो देख रहे होंगे कि कैसे हमारी आर्म फोर्सेस, कैसे हमारी एनसीसी, कैसे हमारे अन्य तमाम सारी चीजें कर्तव्य पथ पर उस पर चल रही हैं और देश की उस शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। तो आप उस तक देश की शक्ति के प्रतीक हो। आप में, मैं समझता हूं कि जो एनसीसी के माध्यम से जो बातें आप में निकल करके आ रही हैं कि कैसे हम अपने को बेहतर स्किल अप करें। मुझे मालूम है, जब मैं एयर विंग में हुआ करता था स्कूल में, और हम लोग छोटे छोटे एयर मॉडल बनाया करते थे, एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाते थे और बना के उसको उड़ाते थे, बड़ा आनंद आता था। मैं समझता हूँ आप में भी कोई एयर विंग वाले होंगे, कोई नेवल के होंगे, कोई आर्मी के होंगे। आपके मन में ऐसी बातें आती होंगी, बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें कर करके आनंद आता था। जब आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, उन एक्सरसाइजेस से कुछ नई चीज सीखते हैं, उससे कुछ आनंद आता है। आप इन सारी चीजें जो आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप में एक नेतृत्व की क्षमता प्रदान कर रही है, आप में एक ऐसे गुण दे रही हैं जो कि आप न केवल हमारे देश के बल्कि दुनिया के पटल पर, एक विश्व पटल पर आज देश को, हमारा जो नेतृत्व किसी रूप में आज भी है, बहुत कुछ है, लेकिन हम उससे बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। जिस तेजी से हमारे देश में, चाहे खेल के क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए, जैसे हमारे युवा वर्ग ने खेल के क्षेत्र में, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, पहले कहाँ 1 मेडल 2 मेडल मिलते थे, बड़ा लगता था, बड़े खुश हो गए कि चलो 1 मेडल तो मिला, 1 ब्रोंज तो मिला, चलो 1 गोल्ड मेडल मिल गया हमको बहुत दिनों से इसमें। और आज आप ये नंबर 100 में और 50 में आते हैं। किसने किया? ये हमारे देश के युवा वर्ग ने। अब तो पैरा ओलंपिक्स होता है, पैरा एशियन गेम्स होता है, उसमें भी हमारे लोग 100 से ज्यादा मेडल्स लाते हैं, पूरे गर्व के साथ लाते हैं। आज हमारे देश में हर जगह युवाओं का बोलबाला है, और युवाओं में आप तो एक खास किस्म के युवा है, क्योंकि आपको एनसीसी के लिए चुना आपके स्कूल ने, और उन चुने हुए एनसीसी के लोगों में आपको हमारा एनसीसी का जो डायरेक्टर जनरल है जो उत्तर प्रदेश का, उन्होंने आपको चुना रिपब्लिक डे परेड के लिए, यानी आप तो बहुत ही खास हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि आप इस मौके को, जो आपको एक बड़ा मौका मिला हुआ है, इस मौके का पूरा पूरा लाभ लीजिए। देश हमारा बदल रहा है, देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि आप याद रखिए, चाहे और कोई जाने या न जाने, लेकिन आप खुद जानते होंगे कि हमारा क्या योगदान है, मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको इसके लिए। जब राम सेतु बन रहा था, भगवान राम जो है लंका के ऊपर जाने वाले थे, चढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे। राम सेतु के निर्माण में आपने नल नील की कहानी तो सुनी होगी, तमाम सारे बंदर वृक्ष की कहानी सुनी होगी कि कैसे लोग पत्थर लाते थे
नल नील, उसके ऊपर राम लिख करके समुद्र में अंदर उसको तैरा देते थे, और वो जो पत्थर था उस पर तैरता रहता था। इस प्रकार से पुल धीरे धीरे बनता चला गया। भगवान राम वहां पे एक शिला पे बैठे हुए, राम जी लक्ष्मण जी वहां पे खड़े देख रहे थे, एक चहलकदमी देख रहे थे। एक गिलहरी समुद्र में घुसती थी, खूब अच्छे से स्नान करती थी, खूब अच्छे से अपने को पूरा भिगो लेती थी, बाहर आती थी और बालू के ऊपर खूब लोटती पोटती थी, पूरे अपने देह को बालू से भर लेती थी, भर के जाती थी, फिर समुद्र में घुस जाती थी, फिर स्नान करती थी जहां पे राम सेतु बन रहा है। उसके बाद दोबारा फिर बाहर निकलती थी, फिर दोबारा लोटपोट हो जाती थी एकदम बालू में। भगवान को लगा ये क्या हो रहा है तमाशा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखा उन्होंने। कोई स्नान करता तो स्नान करके गंदा होने के लिए तो करता नहीं है। स्नान किया साफ सुथरा हो गए, पूरे दिन भर के लिए आप साफ सुथरे हो गए। लेकिन ये तो गिलहरी कमाल ही कर रही थी, पहले साफ होती थी, फिर दोबारा गंदा हो जाती थी। तो भगवान को रहा नहीं गया, भगवान ने उसको बुलाया अपने पास, पूछा तुम क्या कर रही हो? कभी स्नान करती हो, फिर गंदा करती हो, स्नान करती हो, फिर गंदा करती हो। उसने कहा मैं राम सेतु का निर्माण कर रही हूं। आप सोचिए कितनी बड़ी भावना, मैं राम सेतु का निर्माण कर रही हूं। मुझे भगवान ने पूछा कैसे? कहा कि ये जो पत्थर है, पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन पत्थर को जोड़ने के लिए वो बीच में जो दरारें, जो छोटी छोटी गैप्स होंगे, इस बालू से ही भरे जाएंगे, और मैं जितना बालू ले जा सकती हूँ उतने बालू ले जाकर इसको भर रही हूँ, और तभी ये राम सेतु पूरा होगा। भगवान का मन बिल्कुल इतना विभोर हो गया उस गिलहरी की कहानी को सुन करके। यानी आपके मन में अगर बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि देश को विकसित करना है, आप जहां भी रह करके, आप कोई देखे न देखे, जाने न जाने, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट हो, आप में एक अनुशासन है, आप में व्यक्तित्व क्षमता है, आप में एकता की भावना है, आपको देश के प्रति समर्पण है, तो आप ऐसा कुछ करोगे, जिस क्षेत्र में करोगे कि जिससे कि आप बहुत कुछ इस देश को विकसित करने में अपना योगदान दोगे। और इस योगदान को चाहे और समझे न समझे, लेकिन आपका दिल समझेगा कि मैं तो योगदान दे रहा हूं अपने देश को विकसित बनने के लिए। मैं यही भावना आप सबके अंदर मैं चाहता हूं, यही भावना हमारे सारे एनसीसी कैडेट चाहता हूं, क्योंकि आप बड़े खास हो। मैं ये भी कहूंगा कि आप जब वापस जाए तो अपने अनुभव, ऐसा नहीं कि आप अनुभव लेकर के और जाकर के घर में भूल जाए। बहुत अच्छा लगता है, मैं जो कर्नल साहब वहां पे हैं, कर्नल साहब से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जब ये बच्चे वापस जाएं, अपने अपने यूनिट में अपने अनुभव से दूसरों को बताएं। जो हमारे अन्य एनसीसी के बच्चे हैं, जो कि वो भी आ सकते थे, वो भी आपके समकक्ष है, हो सकता है अगले साल वो आए, उनको आप अपने अनुभव बताइए, कैसे आपने अनेकता में एकता, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का दर्शन किया, कैसे आपने कर्तव्य पथ के उस तेज को महसूस किया, एक नई जो संसद भवन बना है उसके कैसे उसको आपने महसूस किया, दिल्ली की उन तमाम सारी चीजों जो देश की राजधानी है उसको कैसे आपने देखा, और क्या क्या आपने अनुभव किए, क्या चीजें चाहेंगे कि और लोग समझें, और उसको अगर कुछ नया आपने एक कोई नई स्किल हासिल की है, उस स्किल को अपने साथियों को दीजिए, क्योंकि जब दूसरों को देंगे तो आपकी स्किल और बढ़ेगी। ये चीज बांटने से और बढ़ता है, जब बांटोगे तो और बढ़ेगा, जब आप उसका अभ्यास करोगे तो और बढ़ेगा, और नहीं तो अभी तो आप पूरी तरीके से ऊर्जित हो, पूरी आप में ऊर्जा है, पूरा तेज है, क्योंकि आप रिपब्लिक डे पैरेड में हो, लेकिन वापस जाकर के वो तेज धीरे धीरे मध्यम होता जाएगा, गिरता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दूसरों से आप बांटोगे, दूसरों से आप शेयर करोगे, और कुछ के अंदर से कुछ नई नई संभावना निकालोगे, जो सीखे हैं, तो उससे और ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, और ज्यादा वो, मैं समझता हूं कि रीइंफोर्स होगा, जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं रीइंफोर्स होना, उसे फिर से रीइंफोर्स करेगा। तो मैं समझता हूं कि आप अगर यह करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं
अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार हमारे दोनों जो महान विभूतियां हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और दूसरे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों को अपने तरफ से और आप तत्व की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा आपको, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। मुझे बड़ी प्रेरणादायी लगती है और आप सब मेरे छोटे भाई लगते हो, क्योंकि मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं 1973 से 77 तक स्कूल में, और 78 से लगता 81 तक आईआईटी कानपुर में पहले 3 साल। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह कविता है, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सूरज ने पूछा दुनिया से, सारी दुनिया शांत और स्तब्ध रह गई। आखिरकार जब सूरज उगता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, जब सूरज डूबता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत और स्तब्ध रह गई। तब एक छोटे से टिमटिमाते हुए दिए ने हाथ जोड़कर कहा, मैं करूंगा मेरे आका, मैं करूंगा मेरे आका, जो मुझसे संभव होगा। अब सोचिए, एक छोटा सा दिया अपने आप में सूरज है, अपने दायरे में वो सूरज है। अगर दिया जल जाता, मिट्टी का भी टिमटिमाता हुआ दिया जलेगा, चाहे उसकी परिधि 2 मीटर की हो, 5 मीटर की हो, 1 मीटर की हो, उस परिधि का तो वही सूरज है। आप सारे के सारे कैडेट्स, आप अपने परिधि के सूरज हो। आप इस काम को, जो देश निर्माण का काम हो रहा है और आप खास लोग हो, उस काम में शरीक हो सकते हो। मुझे आप सबको आज के दिन सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य लेकर चल रहे हो, उस काम को पूरी तरह से हासिल करो। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए गौरव हासिल करो। लेकिन साथ ही साथ अपनी उस सेवा, नेशनल कैडेट कोर, उस सेवा के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि हमने इससे क्या हासिल किया है, हमने कैसे अपने व्यक्तित्व के उन अंश को हासिल किया है जिससे आने वाले रास्ते मेरे बहुत आसान हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।